नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वर्मालॉजी में। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ, मेरा अभी तक का जो नॉलेज है, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है, उसको मैं इस दुनिया के साथ में शेयर कर सकूँ, ताकि जो हमारी फर्दर रिसर्चेस हैं, आगे होने वाली रिसर्चेस हैं साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, तो वो हेल्प कर सके पीपल को, लोगों को, कंट्री को और इस पूरी दुनिया को। क्योंकि मैंने कई सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस की हैं वो बहुत ही अलग हैं। वो जो भी मैं आपको अब बताने वाला हूँ वो बहुत ही डिफरेंट है, स्ट्रेंज है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है। अराउंड 7 और 8 ईयर्स अगो, लगभग 2012 या 13 की बात होगी शायद, मैंने अपने फेसबुक पर भी एक लाइन पोस्ट की थी कि दिस अर्थ इज़ एन इलेक्ट्रॉन। शायद 2012 या 13 की बात होगी या 2014 की बात होगी, आई डोंट रिमेंबर, बट मैंने अपने फेसबुक पर एक लाइन ये पोस्ट की थी कि दिस द अर्थ कर दिया। तो तब मैंने ये जो लाइन है ये काफ़ी सोच समझ करके लिखी थी। तब भी मैंने एवे ही नहीं लिख दी थी, ठीक है। और तब से लेकर के अभी तक में और ज़्यादा कई सारे मुझे एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं, जो मैंने सोचा है, ठीक है ना, ये सब कुछ एक डीप थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये मेरी बात समझ में आएगी या नहीं आएगी, आई डोंट नो। जो लोग थोड़ा बहुत भी साइंस को जानते हैं, विज्ञान की जिन्हें थोड़ी भी समझ है, जिन्होंने क्लास 10 तक भी अगर साइंस पढ़ा है, ठीक है, क्लास 10 तक तो कॉमन सब्जेक्ट ही होता है साइंस, तो सभी ने पढ़ा होगा जिन्होंने भी क्लास 10 किया है। तो वैसे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है ना, वो भी मेरी बात को समझ सकते हैं। देखिए, समझने के लिए कोई लिमिट या कोई बाउंड्री नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि आपने पढ़ाई लिखाई की हो तभी आप उस बात को समझ पाएँ, ठीक है। तो हम टॉपिक पर आ जाते हैं कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ और मैं क्या कहने वाला हूँ एक्चुअली। जैसे मैंने कहा कि वी आर लिविंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन, हम एक इलेक्ट्रॉन पर रह रहे हैं। साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ओके। मैंने कहा कि हम एक इलेक्ट्रॉन पे ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी एक इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे इस तथ्य को जो मैं कह रहा हूँ, उस बात को सही साबित करने के लिए मैं जो फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, देखिए वो आप ध्यान से सुनते जाइए कि क्या मैं आपको फैक्ट्स बताते जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अर्थ पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स जानते हैं कि अर्थ पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को, है ना, किसी वायर को जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो, अगर छू लें तो हमें शॉक लगता है कि नहीं, करंट लग जाता है हमें, है ना, हमें शॉक लगता है। हमें शॉक क्यों लगता है? हमें शॉक इसलिए लगता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है, और जिस वायर को हम छू रहे हैं, है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि मेंस है। एक्चुअली जब हमने मेंस को छू लिया है, जिसमें कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना, तो हमारी बॉडी के थ्रू वो अर्थ में चला जाता है। तो क्यों चला जाता है? हमारी बॉडी कंडक्टर है, हमारी बॉडी कंडक्टर है, और अर्थ पे नेगेटिव चार्ज है। अर्थ पर क्या, कौन सा चार्ज है? जो पृथ्वी है वो ऋणावेशित होती है, ऋण आवेश होता है पृथ्वी पर। इसीलिए वो धन आवेश, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है, वो हमारी बॉडी के थ्रू होते हुए अर्थ में चला जाता है, कंटिन्यूसली जाता रहता है जब तक कि हम उसे छोड़ नहीं देते हाथ से। तभी तो हमें शॉक लगता है ना, करंट हमें तभी लगता है। तो एक बात ये सिद्ध होती है कि अर्थ पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज ही होता है ना, सभी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण आवेश होता है, ओके। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है इलेक्ट्रॉन, इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है। अर्थ भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही सन के अराउंड क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। फैक्ट नंबर 2, मैंने आपको 2 फैक्ट्स बता दिए कि अर्थ पर नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पर मूव करता रहता है कंटिन्यूसली, है ना, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल से, उसका भी टाइम पीरियड फिक्स होता है। उसी तरह से पृथ्वी भी एक फिक्स टाइम पीरियड से न्यूक्लियस के आसपास क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। और पृथ्वी के साथ साथ, है ना, और भी ग्रह, है ना, 7 ग्रह और हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो भी रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। इट मीन्स सन में कौन सी चार्ज है? सन में कौन सा चार्ज हुआ? पॉजिटिव चार्ज हुआ। और हम कहते भी हैं कि सूर्य की जो किरणें होती है उनमें धनात्मक ऊर्जा होती है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी होती है। सन रेज में, सन की लाइट में जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसीलिए आपने सुना होगा ना कि भूत प्रेत आपको कभी दिन में नहीं दिखते,
कभी आपने देखा है? ना तो आपने किसी मूवी में, ना किसी सीरियल में, ना किसी ऐसी काल्पनिक कथा में ऐसा सुना या देखा होगा कि किसी ने दिन में भूत देखे। क्योंकि भूत का मतलब क्या है एक्चुअली? भूत या आत्मा या प्रेत या इन सब का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी। दीज आर नेगेटिव एनर्जीज, है ना। ये सब रात में ही एक्टिव होते हैं, दिन में एक्टिव नहीं होते हैं। रात में क्यों एक्टिव होते हैं? रात में सूरज होता नहीं, सनलाइट होती नहीं, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। इसलिए रात जो बनाई गई है वो नकारात्मक ऊर्जा के लिए बनाई गई है, नेगेटिव एनर्जी के लिए बनाई गई है। और जो दिन बनाया गया है वो पॉजिटिव एनर्जी के लिए बनाया गया है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा के लिए बनाया गया है। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि सन में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने सोलर सिस्टम को किससे रिलेट कर रहा हूँ? एक एटम से रिलेट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब हमारा सोलर सिस्टम एक एटम है क्या? अगर हमारा सोलर सिस्टम एक एटम है, अब देखिए मेरे जो कंसेप्ट्स हैं उसको समझते जाइए, है ना। ये सब जो हैं ये कंसेप्ट्स हैं, ये जो हमारी एक डीप थिंकिंग है, यानी कि मैंने जो विचार किया है उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ आप सब लोगों के साथ में। हमारे मॉडर्न साइंस ने जो है वो अभी तक ये तो जान ही लिया है कि जैसा हमारा सोलर सिस्टम है वैसे कई सारे सोलर सिस्टम्स इस गैलेक्सी में प्रेजेंट हैं, है ना। जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है, हमारा सन है, और हमारे पृथ्वी के साथ साथ 7 और प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारे एस्टेरॉइड्स और छोटे छोटे ग्रह वगैरह और भी बहुत सारे हैं हमारे सोलर सिस्टम में, है ना। तो ये एक सोलर सिस्टम हुआ। ऐसे कई सारे सोलर सिस्टम्स हैं हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर, और दूसरा भी एक सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? कि एक सन हो जिसके अराउंड प्लैनेट्स क्या कर रहे हो? रिवॉल्व कर रहे हो। सन से लाइट एनर्जी निकलती है ना। प्लैनेट की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, वो रिवॉल्व करते हैं अपने अपने सन के अराउंड। तो जितने भी तारे हम यहाँ से देख रहे होते हैं, है ना, सितारे जिनको कहते हैं हम, जो स्टार्स हैं, वो खुद भी क्या है? सन है, यानी कि सूरज है, उनमें प्रकाश है ना, इसलिए। और उनके आसपास कई सारे ग्रह चक्कर लगा रहे होंगे। हर सोलर सिस्टम में ग्रहों की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, वैसे ही दूसरे सोलर सिस्टम्स में ग्रहों की संख्या मैं कह रहा हूँ अलग अलग हो सकती है और होती भी है ना। तो ये सारे जो सोलर सिस्टम्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं? गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, है ना। आपने पिक्चर देखा होगा किताब में, जब आपने पढ़ी होगी, बुक्स पढ़ी होंगी 7th 8th की, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ी होंगी तो टीवी में देखा होगा, हमारी गैलेक्सी का शेप देखा होगा कि आपने हमारी गैलेक्सी का शेप कैसा है। तो इस गैलेक्सी में क्या है? बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, है ना। जैसे कि अब इसको देखिए, मैं एटम से रिलेट कर रहा हूँ, तो एटम्स से, डिफरेंट एटम्स से मिलके क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एटम से मिलके ही बनता है ना, है ना। तो मॉलिक्यूल यानी कि एक अणु हो गया। तो अणु किससे मिल करके बनता है? कई सारे परमाणुओं से मिल करके अणु बनता है, और कई सारे अणुओं से मिल करके क्या बनता है? पदार्थ बनता है, जिसको हम कहते हैं मैटर। मैटर किससे मिल करके बना है? मॉलिक्यूल से मिलके बना है। मॉलिक्यूल किससे मिलके बने? एटम से मिलके बने। एटम में क्या है? एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो हमारा एक सोलर सिस्टम, ऐसे कई सारे सोलर सिस्टम, इन सारे सोलर सिस्टम से मिलके क्या बनी है? एक गैलेक्सी बनी है। और हमारे हबल टेलीस्कोप ने ये भी देखा है ना कि हमारी गैलेक्सी के अलावा भी कई सारी गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में। बहुत सारी टाइप की गैलेक्सीज हैं, लेकिन उनके शेप्स अलग अलग भी हैं। गैलेक्सीज के शेप्स अलग अलग भी हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है कि नहीं? हर एक तत्व का, हर एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, रासायनिक संरचना अलग अलग होती है ना। जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं तो वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में होते हैं। तो वैसे ये गैलेक्सीज हैं, इनका शेप अलग अलग है सबका, सब में डिफरेंट नंबर ऑफ सोलर सिस्टम्स हैं, है ना। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ये एक एटम है, यानी कि एक अणु है। इसका मतलब क्या हुआ? जरा आप थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा ऊपर आकर के देखेंगे तो ऐसा लगता है ना कि हम किसी पदार्थ के अंदर रह रहे हैं, मतलब हम किसी मैटर के अंदर प्रेजेंट हैं। देखिए, एक मैटर है, यानी कि किसी तरह का पदार्थ है, किसी भी तरह का पदार्थ हो सकता है, कोई भी एक मैटर है। उस मैटर के अंदर होते यही हैं मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, और उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो अगर हमारी पृथ्वी एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम ऐसा मान लें, तो इसका मतलब क्या है कि हम कहाँ रह रहे हैं? हम किसी पदार्थ के अंदर हैं, पता है। और अपना ये जो फैक्ट है जो मैं ये बता रहा हूँ, वो मैंने बहुत सोच समझ करके बता रहा हूँ। देखिए, जिस प्रकार आप देखिए, साइंस जानने वाले ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में 99.9% एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह होती है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो स्पेस होती है, यानी कि एक एटम के अंदर
99.9% जो हिस्सा होता है वो खाली होता है, कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर। 99.9% हिस्से में कुछ नहीं होता है। ऐसा ही यूनिवर्स में भी है। विद दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम के बीच का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ भी लगभग इतनी मात्रा में ही खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है ना। तो अब आप कहेंगे कि ये कैसे बात कर रहे हो, कैसे बिल्कुल फैंटेसी वाली दुनिया में लेकर के चले गए हो हमें। तो जी यही सच है। ऐसे बहुत सारे टाइप के यूनिवर्सेस हमारे आसपास हैं, हमें पता नहीं कि कहाँ कौन सी दुनिया है और हम कहाँ पर रह रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब देखिए एक और फैक्ट समझिए, हमारी जो आंखें हैं हमें जो बताती हैं वही हमारी आंखें जो हमें बता रही हैं ना, यानी हमारे दिमाग को जो सिग्नल देती हैं, हमारे मस्तिष्क को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स देती हैं हमारी आंखें, और वैसा ही हमें अनुभव होता है, वैसे ही हम एक्सपीरियंस करते हैं इस वर्ल्ड को। यानी कि ये जो वर्ल्ड है ये हमें वैसे ही दिखेगा जैसा हमारी आंखें हमें बताएगी। आंखें क्या है? इंद्रियां, सेंसेस हैं। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियां होती हैं हमारी, ठीक है, 5 सेंसेस हैं। तो ये पांचों इंद्रियां, ये जो 5 सेंसेस हमें जैसा अनुभव करवाते हैं हम वैसा ही अनुभव करते हैं, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं इस वर्ल्ड को हमारी आंखों से, क्या एक मक्खी की आंख से या किसी मच्छर की आंख से या किसी चींटी की आंख से भी ये दुनिया वैसी दिखती है क्या? शायद नहीं। शायद क्या, बिल्कुल नहीं। एक चींटी को ये दुनिया वैसी दिखेगी ही नहीं जैसी हमें दिख रही है। एक चींटी को क्या पता कि एरोप्लेन नाम की भी कोई चीज़ होती है, या रॉकेट भी कुछ होता है, या सूरज कुछ होता है, या इस यूनिवर्स के बाहर भी कुछ है। क्या एक मछली को मालूम है कि उस समंदर के बाहर भी एक दुनिया है जहाँ हाथी, घोड़े, शेर ये सब रहते हैं, एरोप्लेन चलते हैं स्पेस में, बहुत सारे ग्रह हैं, सूरज है? क्या एक मछली को ये सब पता है समंदर के अंदर रहने वाली? बिल्कुल नहीं पता है। उसके लिए तो यूनिवर्स का मतलब क्या है? वो समंदर ही है, सिर्फ वो समुद्र ही उसके लिए यूनिवर्स है, उसके लिए वही एक दुनिया है, वही दुनिया है। वो तो यही समझते हैं, समंदर में रहने वाले जीव जंतु यही सोचते हैं कि यही यूनिवर्स है, बस यही तो ब्रह्मांड है। वो उसके बाहर जिंदगी में कभी नहीं आते, तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि बाहर भी कुछ है। उसी तरह से हमें जहाँ तक ये यूनिवर्स ऑब्जर्व होता है हमें लगता है कि बस ये यूनिवर्स है, इसके बाहर कुछ नहीं है। जी नहीं है। ये हो सकता है कि हमारी पृथ्वी एक बहुत ही छोटी सी इकाई हो, एक बहुत बड़े यूनिवर्स की, एक बहुत बड़े ब्रह्मांड की एक छोटी सी इकाई, छोटी सी यूनिट हो। बिल्कुल वैसे कि जैसे एक छोटा सा कण होता है, एक छोटा सा बैक्टीरिया या जो वायरस होता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप से बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं, लेकिन होता तो है, खाली आंखों से हम उसको नहीं देख सकते। हमने माइक्रोस्कोप्स बना लिए हैं उस रेंज के कि जहाँ हम उतने छोटे छोटे से बैक्टीरियाज को या वायरसेस को देख सकते हैं, है ना। लेकिन उस बैक्टीरिया या वायरस से भी छोटे कोई जीव नहीं होते क्या? हम कह सकते हैं क्या कि नहीं होते? जी नहीं, हम नहीं कह सकते कि नहीं होते। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने अभी तक बनाए हैं उनकी रेंज है ही नहीं इतनी कि वो उससे भी छोटे जीवों को देख सके। अगर हम बना पाएंगे तो हम बिल्कुल देख सकेंगे, क्योंकि जब तक माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक हम यही समझते थे कि बस जो हमें दिख रहा है वही सब कुछ है, वही सब कुछ सही है। लेकिन क्या यही सब कुछ सही था? नहीं था। जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया तो हम वो छोटे छोटे जीवों को भी अपनी आंखों से देखने लगे कि हाँ ये भी चल रहे हैं ऐसे सरफेस के ऊपर, ये भी जीव जंतु हैं। तो जब वो जीव जंतु हैं, वहाँ भी लाइफ है, तो उससे भी छोटी एक दुनिया में एक लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। हम अपने माइक्रोस्कोप से अभी वो नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमारे लिए उनका अस्तित्व नहीं है। लेकिन हम क्या ये कह सकते हैं क्या कि उनकी दुनिया है ही नहीं? बिल्कुल होगी। और उसी तरह से ये भी तो हो सकता है कि हम खुद एक बहुत ही छोटी सी यूनिट हो किसी बहुत बड़े जीव के लिए, जो हमें देख रहा हो किसी न किसी माइक्रोस्कोप से, बिल्कुल देख रहा होगा। हम उसको देख ही नहीं पाएंगे, हम उसको अनुभव ही नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार से वो बैक्टीरिया या वायरस हम मनुष्यों को अनुभव नहीं कर पाता है ना। अब सोचिए ज़रा सा, अगर एक चींटी आपके हाथ पे चल रही है तो उस चींटी को अनुभव ही नहीं होगा कि मैं किसी दूसरे जीव के ऊपर चल रही हूँ, उसे कुछ भी नहीं पता है। वो नीचे चल रही है, वो किसी दूसरे जीव के ऊपर चल रही है, वो कहाँ है, उसकी रेंज कहाँ तक है, उसे कुछ नहीं पता है। तो उसके लिए ये ब्रह्मांड कुछ अलग ही है। एक हाथी के लिए ये ब्रह्मांड कुछ अलग है ना। ऊपर उड़ने वाले जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, उनके लिए ये ब्रह्मांड कुछ अलग है।
तो प्रत्येक प्रकार के जीव जंतु के लिए ब्रह्मांड बिल्कुल अलग है ना। तो अब मैं जो अपनी बात कर रहा था कि वी आर लिविंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कि हम एक इलेक्ट्रॉन पर रह रहे हैं, तो ये बिल्कुल सच हो सकता है। अब आप ये कहेंगे कि फिर मंगल पे किसी प्रकार के जीव क्यों नहीं है, बृहस्पति पर क्यों नहीं है, बुध पर क्यों नहीं है, शुक्र पर क्यों नहीं है? जी हो सकते हैं। हमारी इंद्रियां यानी कि हमारी जो आँखें हैं, कान हैं, ये उन्हें देख नहीं सकते, ये उन्हें सुन नहीं सकते। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारे देखने की एक क्षमता होती है ना, ये पता होगा साइंस के स्टूडेंट्स को कि जो हमारे देखने की जो क्षमता होती है, यानी कि जो विजिबल लाइट का जो रेंज होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी कि इस वेवलेंथ की लाइट को हम देख सकते हैं, लेकिन 4000 एंगस्ट्रॉम से कम की वेवलेंथ की लाइट भी होती है और 8000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा की वेवलेंथ की लाइट भी होती है। ठीक है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज एंड माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये होती हैं। दीज वेवलेंथ एग्जिस्ट, लेकिन हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखें केवल इस रेंज को देखने के लिए बनी है, इसके बियॉन्ड हम नहीं देख पाते, है ना। तो होती तो है लाइट, लेकिन हम देख नहीं पाते, जिसको हम अंधकार बोलते हैं ना, एक्चुअली वो अंधकार नहीं है। हमारी आंखों की क्षमता नहीं है उतने कम वेवलेंथ के प्रकाश को देखने की, इसलिए हम कहते हैं कि यह अंधकार है, यहाँ दिख नहीं रहा है। लेकिन एक उल्लू, चमगादड़ देख सकते हैं ना अंधेरे में, और अंधेरे में निकलने वाले कई प्रकार के जीव होते हैं जिनको अंधेरे में दिखता है। हम कहते हैं ना, कुत्ते को भी दिख जाता है, बिल्ली को भी दिख जाता है अंधेरे में, पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं, वो ऐसी कहावतें हैं, है ना। तो वो देख लेते हैं, उनकी आंखें, उनकी जो इंद्रियां हैं वो इस प्रकार से बनी हैं कि वो उस लाइट को भी देख सकती है। इसका मतलब कि अंधकार नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। जिसे हम अंधकार कहते हैं वो तो हमारे लिए है, हम मनुष्यों के लिए है अंधेरा, लेकिन हर प्रकार के जीव के लिए वो अंधेरा है तो ऐसा नहीं है ना। तो प्रत्येक प्रकार के जीव जंतु के लिए ये ब्रह्मांड की जो अनुभव है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। इसीलिए तो कहते हैं, हमारे पुराने ऋषि मुनि कह के गए कि ये ब्रह्मांड बिल्कुल ये महामायाविनी है, जादूगरनी है। ईश्वर ने इसे बिल्कुल माया बनाया है, मतलब माया के जैसा है। ये माया का मतलब है कि जिसको समझना आसान नहीं है, जिसको समझ नहीं सकते आप। ठीक है, छल, धोखा, छद्म। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इतने सारे तथ्यों को, और भी कई सारे तथ्य हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी घूमता है और न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमता है। अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूमती है और न्यूक्लियस के अराउंड घूमती है, डेफिनेट टाइम इंटरवल में घूमती है। मूविंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सभी को पता है, साइंस पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स को पता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है कि नहीं? अर्थ एक खुद मैग्नेट है कि नहीं? बिल्कुल है। आपको पता है, सभी को पता है, ये क्लास 5th 6th के स्टूडेंट को भी पता होता है कि अर्थ क्या है, एक मैग्नेट है, बहुत बड़ा सा एक मैग्नेट है, चुंबक है। तो चुंबकीय क्षेत्र होता है अर्थ के आसपास। प्रत्येक ग्रह के आसपास अपना खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के आसपास उसका खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है ना? और भी कई तथ्य हैं जिन पर बात की जा सकती है। तो इन सारे तथ्यों को मिलाकर मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचता हूँ वो निष्कर्ष ये है कि मुझे नहीं पता। देखिए, आज जो मॉडर्न साइंस है उसने अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं प्रूव की है, और जो हमारी रिसर्चेस हैं अभी वो इस डायरेक्शन में है ही नहीं। हमारी रिसर्चेस की डायरेक्शन ही बिल्कुल अलग है। हमारी रिसर्च जो अभी चल रही है मॉडर्न साइंस, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। अगर भविष्य में कभी हमारी जो वैज्ञानिक रिसर्च है वो इस डायरेक्शन में हुई तो सैकड़ों साल बाद, या हो सकता है कि हज़ारों साल लग जाएं हमें इस हकीकत को जानने में जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये सच है। आई फील कि ये सच है कि अर्थ एक इलेक्ट्रॉन है, हम इलेक्ट्रॉन पर रह रहे हैं। इस प्रकार से जितने पदार्थ हैं, जितने भी टाइप के भौतिक पदार्थ हम अपने आसपास देखते हैं, सभी में इलेक्ट्रॉन है। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स कि देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अर्थ्स एंड प्लैनेट्स एंड सन्स अराउंड आर देयर। यस, दिस इज ट्रू। इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ ना कि लाइट जो है, मतलब जिसको हम अंधेरा बोलते हैं, एक्चुअली में वो अंधेरा है भी कि नहीं हमें पता ही नहीं है। जैसे योगी या तपस्वी कहते हैं ना कि आप ध्यान में लीन हो जाएं, ध्यान मुद्रा में लीन हो जाएं, तो आपको बिल्कुल एक ज्योतिर्मय प्रकाश नज़र आता है। चारों तरफ सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश नज़र आता है, कहीं भी अंधकार नज़र नहीं आता है। उस समय आपकी आँखों की
जो शक्ति होती है, देखने की जो क्षमता होती है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप उस अंधकार के अंदर भी झांक के देख सकते हैं। तो इट मे पॉसिबल कि मंगल पे, बृहस्पति पे, शनि पे या किसी और ग्रहों पे या दूसरे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पे भी जीव जंतु रहते हों, लेकिन हमें नहीं दिखते हों। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें बनी नहीं उन्हें देखने के लिए। हमें वो नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। जिस प्रकार से भूत या प्रेत या ये सब चीज़ें जो होती है ना, कई सारे लोग इस पर विश्वास करते हैं कि ये होते हैं। हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, भूत प्रेतों को लेकर भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, ठीक है। होते हैं या नहीं होते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये मान्यता है और हर धर्म की ये मान्यता है, हर धर्म के लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ का अनुभव किया है कि ये सब चीज़ें होती है, लेकिन दिखती नहीं है साक्षात रूप में, है ना। ईश्वर को आप मानते हैं, क्या वो दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। साक्षात रूप में दिखते हैं आपको? नहीं दिखते हैं। लेकिन हम मानते तो हैं, है ना। नहीं दिखते हैं फिर भी मानते हैं। तो हम ये मानने से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि जो अदर प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर जीव जंतु या जीवन नहीं है। माना तो ये भी जाता था कई सालों पहले तक कि पेड़ पौधों में भी जान नहीं होती है, वो निर्जीव है। पेड़ पौधों को निर्जीव माना जाता था, सजीव की श्रेणी में नहीं रखा जाता था, है ना। लिविंग थिंग्स की श्रेणी में नहीं रखा जाता था पेड़ पौधों को। लेकिन है ना, बाद में रिसर्च से ये पता लगा कि नहीं, पेड़ पौधों में भी जान होती है। अरे भाई, ये तो पहले ही सोच लेना चाहिए था कि कोई भी वस्तु दूसरी कोई ऐसी है इस पृथ्वी के ऊपर या अपने आसपास आप देखते हो जो अपने आप ग्रोथ करती हो, अपने आप ग्रोथ करती हो। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत एक छोटा सा पौधा इतना बड़ा पेड़ बन जाता है और मजबूत पेड़ बन जाता है। तो कैसे बन गया? अगर उसके अंदर जीव नहीं होता, जान नहीं होती, तो वो कैसे बन जाता? ये तो पहले ही सोच लेना चाहिए था, लेकिन अज्ञानतावश ऐसा नहीं सोचा गया। बट वही हमारे ऋषि मुनीस जो हैं, हमारे सनातन धर्म में ये हजारों साल पहले ही बताया दिया गया है कि हर एक वस्तु में, हर एक कण कण में जो है वो जीव है। अब इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं, आपको अपने आसपास जितनी चीज़ें दिख रही है ना, सब में प्राण है, सब में जान है, वो निर्जीव नहीं है, वो सजीव है, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।